दोस्तों नमस्कार। मैं मनीष भारतीय। अभी सोमवार को जो है मैंने एक साइकिल यात्रा की, जो कि एक मैसेज था किसानों के लिए। अ, पीछे बोर्ड लगा हुआ था साइकिल के, मैं किसान नहीं हूं फिर भी किसानों के लिए एमएसपी कानून की मांग करता हूं। आगे बोर्ड था, मरता है तो किसान तो मरने दो, कोई सुशांत थोड़ी ही है, उजड़ता है खेत तो उजड़ने दो, कंगना का मकान थोड़ी ही है। तो इस साइकिल यात्रा पर रोहतक से चलकर इंडिया गेट और फिर वापसी रोहतक है, जो कि अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह 9 बजे मैं घर से निकला था और शाम को 9 बजे ही मैं घर पे पहुंचा था, जिसमें बहादुरगढ़ लगभग 3-4 घंटे का रेस्ट वो कहेंगे, जाते वक्त भी किसानों के साथ और आते वक्त भी, जो भी धरना स्थल था उस पर। तो मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे क्या लगा वहाँ और मैं उसमें क्या सुधार की उम्मीद देखता हूँ, क्योंकि हर आदमी का इस देश में बोलने का हक है। तो मैं भी बोलूँ, आप भी बोलिए, जो भी आपको लगता है बोलिए, कोई बात नहीं, अच्छा बुरा सब चलता रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक शेयर करूंगा कि मुझे चलते हुए रास्ते में एक दोस्त मिले, जो कि मेरे फेसबुक फ्रेंड भी नहीं है, लेकिन हाँ वो हाईलाइटेड जरूर हैं, क्योंकि कुछ मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं जो उनको बार बार नाम लिखते हैं उनका। नितिन सहरावत, उन्होंने मेरी साइकिल को देखा और उन्होंने गाड़ी को रोका और मुझे रुकवाया स्पेशल। तो मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि कौन है नितिन सहरावत है, ये क्या है। थोड़ा सा मैंने आगे रोका तो वो आगे आए और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं नितिन सहरावत। तो मैं समझ गया कि जजपा के जो हैं एक अच्छे एक्टिव मेंबर हैं, सैमसंग में इंजीनियर हैं, बीटेक हैं। तो यही अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि डूइंग ग्रेट जॉब, और मुझे अच्छा लगा कि एक आदमी को प्रेज करना बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे चला तो एक लड़की थी, कोई बहन थी, जो भी थी, तो मैं कहूँगा कि अगर उन तक भी मेरी बात पहुंचे तो मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उनकी स्कूटी का नंबर था HR12V8847। क्योंकि आप कहोगे कि स्कूटी का नंबर याद कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपको आपके लिए महत्व रखती हैं, अगर उस लड़की ने, उस बहन ने मुझे अगर प्रेज किया कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं उसको याद रखूं। तो उसको याद रखने का तरीका मैंने यही अपनाया कि चलते चलते हमारी बाकी बात कुछ भी नहीं हुई, तो मैंने उनकी स्कूटी का नंबर जरूर नोट कर लिया था, जो कि मैंने अभी बताया। जैसे ही मैं टीकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ क्रॉस किया, तो वहाँ का भी मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। वहाँ मुझे, आप सभी जानते होंगे, रोहतक से बामल और हुड्डा, दो लड़के हैं, आप सभी जानते होंगे लगभग। तो बामल मेरे साथ अच्छे लिंक में है। अगर मैं कहूँगा कि तो उनका हर रोज लगभग मैसेज आ जाता है, उन्होंने किसी ग्रुप में ब्रॉडकास्ट में डाला हुआ होगा कि फलाना सैनिटाइज हो रहा है, फलाना शहर ये हो रहा है, वहाँ कीड़े बढ़ रहे हैं, वहाँ ये हो रहा है। इस तरीके की चीजें आती रहती हैं उनकी मैसेज में। उधर से मैं उनके साथ एक पूरा दिन, लगभग 9 घंटे या 10 घंटे मैं उनके साथ एक गाड़ी में बिता चुका हूँ, जिसमें हम सिर्फ 3 ही आदमी थे। तो आप कहोगे कि 3 आदमी अगर 9 घंटे इकट्ठे बिताते हैं, तो वहां भी अगर कोई आदमी ये कहे कि मैंने पहचाना नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि वो लोग आने वाले समय में आपके साथ क्या कर सकते हैं, आपको पहचानने से इनकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तीसरे जो हुड्डा साहब बताया, उनसे मैंने खुद कहा, और भाई हुड्डा साहब, तो उनका जवाब या उनका जो रिप्लाई था वो इस तरीके से था जैसे कि मैंने उनकी भैंस को खोल लिया हो, उनसे कुछ छीन रहा हूं। अब मुझे नहीं पता मैं उनसे क्या छीन रहा हूं या नहीं, लेकिन उनका व्यवहार ऐसा ही था। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पब्लिक इमेज बनते हैं, अगर आप सोशल इमेज बनते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा, आपको संवेदनशील बनना होगा, आपको व्यवहार में तार्किक बनना होगा, आपको विचार पूर्वक बनना होगा। यूं सिर्फ आप शक्ल लेके किसी भावनाओं से खेलकर आप कहीं भी कोई कीड़े बांट रहे हैं, कहीं किसी आंदोलन में शामिल थे या कुछ थे, इन चीजों से काम नहीं चलेगा। मैं सभी जागरूक साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को ज्यादा तवज्जो ना दे। आपको परफेक्शन, हालांकि परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द परफेक्ट जो है सेलेक्ट करना होगा। अभी कुछ मैं, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने वाली है और लाइव में ये सब चीजें कुछ गैप बन जाती हैं, क्योंकि लगता है कि लाइव सेशन ज्यादा हो गया, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। घटना स्थल जो कि धरना स्थल टीकरी बॉर्डर,
मेरा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि अभी तक बिल्कुल अच्छा चल रहा है, बिल्कुल शांत है, ज़्यादा सी किसी की भी भागीदारी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको ब्लास्ट करने के लिए, इसको बिगाड़ने के लिए आपके सामने डिफरेंट टाइप के जो हैं शरारती तत्व या फिर और भी लोग आपके सामने भेजे जा सकते हैं। तो अभी आप सभी को पता होगा कि कोई विधायक हैं, वो भी जो है उनकी पार्टी से इस्तीफा देकर जो समर्थन था वो वापस लेकर आपके बीच में आने वाले हैं। शायद आपको पता होगा कि वो ऑलरेडी निर्दलीय था, निर्दलीय जीते और उन्होंने समर्थन दिया। अब वो वापस समर्थन तोड़कर वापस आपके पास आ रहे हैं। तो इस प्रकार की राजनीति को कृपया समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोग आपका सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि आपका जमीर अच्छा है और इनका बिल्कुल नहीं है, यही कहूंगा मैं। तो इन चीजों को आपको समझने की कोशिश करनी होगी। इसी बीच यही कहूंगा कि धरना स्थल की कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा चल रहा है, अच्छा चलेगा और हम जीतेंगे, लेकिन बहुत सी सावधानियों के साथ हमें चलना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, मैंने जो अगला एपिसोड महसूस किया वो था आपदा में अवसर। दोस्तों, इस को जो है किसान आपदा ही मानते हैं। ये एक आंदोलन है, आपदा है। इस आंदोलन में बहुत से साथी अवसर बना रहे हैं, बनाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हर आदमी मौके का फायदा उठाना चाहता है। तो कुछ लोग जो कि पहले काम कर रहे थे ऑलरेडी, मैं कहूंगा कि केड़े बांट रहे थे फॉर एग्जाम्पल। अभी जो है, जो लोग इस धंधे में नहीं थे केड़े बांटने में, वो लोग भी केड़े बांटने में कूद पड़े हैं। आप सभी को पता होगा, स्कॉर्पियो से केड़े बट रहे हैं, फॉर्च्यूनर से केड़े बट रहे हैं, एंडेवर से केड़े बट रहे हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो भी हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो फॉर्च्यूनर वाले हैं, स्कॉर्पियो वाले हैं, या एंडेवर वाले हैं, या किसी और गाड़ी से हैं, वो लोग कीड़े ही बांट रहे हैं और वो कहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम साफ हैं, हमें पैसे डोनेट कीजिए, हम कीड़े बांटेंगे। तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि जब हमें पिटना ही है, जब हमें कीड़े ही बंटवाने हैं, डोनेट करके ही बंटवाने हैं, तो स्कॉर्पियो से क्या दिक्कत है, फॉर्च्यूनर से क्या दिक्कत है, एंडेवर से क्या दिक्कत है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें जो है, अगर डोनेट करके ही चीजें करवानी है तो आप पहले से ही करवा लीजिए, फायदे में रहोगे, ताकि आप बटोगे नहीं और ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे, वरना वहां भी करोगे और वहां भी करोगे। तो इन चीजों को आपको समझना होगा। ये बहुत सी चीजें हैं। इस धंधे के कारण बहुत से नए लोग भी इस व्यापार में, इस ट्रिक में, इस साजिश में, इस जालसाज में शामिल हो चुके हैं। अब कुछ नए नए जो हैं हमारे समाज से भी पैदा हो गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि धरना स्थल पर सहयोग कीजिए, इस अकाउंट नंबर में पैसे डालिए, इस अकाउंट नंबर में सहयोग कीजिए, हम दूध बांटने जा रहे हैं, हम चाय बांटने जा रहे हैं। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की चीजें, इनको मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझने की जरूरत है। और दूसरा यही कहूंगा कि सबसे पहले तो ये केड़े बांटना और ये सारी चीजें, इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक आपदा है जिसको हमें मिनिमम संसाधनों के साथ पार करना है, जीतना है। कुछ लोग मतलब डिफरेंट टाइप्स के लड्डू कहेंगे या और कुछ कहेंगे, ये लोग जो है ये आपके आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, ये एक चेहरे को चमकाना चाहते हैं, ये इस प्रकार की अन्य सभी प्रकार की चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, 6 महीने का जो टारगेट किसानों ने लिया हुआ है, अगर इस 6 महीने में भी सरकार मान जाती है, कानून को वापस कर जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन 6 महीने बहुत लंबा समय है। 3 दिन में भी आदमियों की आंखें बाहर आ जाती हैं। धीरे धीरे कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, इस प्रकार की चीजें चलती रहेंगी, जो कि चल भी रही हैं। तो मैं कहूंगा कि आप मिनिमम संसाधनों के साथ, मिनिमम फैसिलिटीज के साथ जीना सीखिए धरना स्थल पर। ना तो आप लड्डुओं का शौक पालिए, ना आप केलों का शौक पालिए, ना किसी और चीज का। एक चीज मैंने जो बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर पर देखी कि कुछ समाज सेवी पानी की बोतलें भी बांट रहे थे। तो आप सभी को पता होगा, पानी की बोतल बहादुरगढ़ के आसपास लगभग 20 रुपए की है। 20 रुपए में 1 लीटर पानी, जो कि अगर मैं कहूं आपको 10,000 रुपए या 2,000 रुपए, मानिए 2,000 रुपए में 100 लीटर पानी आएगा। और मेरे आसपास कुछ साथी बता रहे हैं कि 2,000 रुपए में 20,000 लीटर टैंकर का जो कैंटर होता है, कैंटर पानी का, वो आपको वहां उपलब्ध करवा दिया जाता है, वो भी फिल्टर्ड।
तो मैं आप सभी से कहूंगा कि जहां 20,000 में अगर 20,000 लीटर पानी मिल रहा है और आप वहां सिर्फ 100 लीटर पानी उपलब्ध करवाते हैं, तो हमें कृपया करके ऐसी शौक में मत पालिए, हमारे ऐसे शौक में मत डालिए कि हमें आगे का जीवन जो है मजबूर कर दे उन शौकों को पूरा करने में। हम अपने जो भी हमारे पास चीजें उपलब्ध हो, हम उनका विनाश कर बैठे। तो जो भी धरना स्थल पर भी भाई है, मैं उनको भी कहूंगा कि आप शौकों की तरफ ना जाएं, आप जरूरतें पूरी करें, आंदोलन को सफल बनाएं। अभी मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझसे भी जानना चाहेंगे, मुझे लगता है कि आप जरूर क्वेश्चन करेंगे कि फिर हम किसको डोनेट करें या किसको ना करें। तो मैं यही कहूंगा कि मैं एक मेरे साथ जो घटना घटी थी उस पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने एक पोस्ट डाली लगभग 1.5 महीने पहले। वो सिर्फ एक टोंट तरीके से डाली गई थी, एक मजाकिया लहजे में डाली गई थी। पोस्ट थी, एक बेहद गरीब लड़की की शादी है जिसको भांजा क्या होता है वो भाती बनना हो, फोटो खिंचवाने हो, वो कृपया करके अपना नाम लिखवाएं, कमेंट में नाम लिखे और मेरी तरफ से 2100 रुपये का कन्यादान। कुछ साथी जो भी थे मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, वो इस चीज को टोंट के तरीके से न समझकर वो इसको सीरियसली ले गए और उन्होंने कमेंट किया 1100 रुपये मेरी तरफ से, 1100 रुपये मेरी तरफ से, और इस प्रकार से कुछ साथियों ने लिखा। कुछ ने मैसेज कर दिया मेरी तरफ से 500 रुपये, जो भी था। अब घटना ये घटी कि वो जो है एक ज्योति धनखड़ जी दिल्ली से, उन्होंने मैसेज में कमेंट किया कि मेरी तरफ से सिलाई मशीन। क्योंकि अब इस पर जो है मुझे लंबी प्रतिक्रियाएं चाहिए थी, तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। जो होगा वो आगे देखेंगे, अभी ये सिर्फ एक मजाकिया टोंट था। आगे चले तो क्या हुआ कि ज्योति धनखड़ जी ने रोहतक आना हुआ, उन्होंने मेरे पास कॉल की या मैंने कॉल किया, आप कुछ भी कह सकते हैं। फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जो है सिलाई मशीन चाची के घर पर रख कर जा रही हूँ। मैंने कहा अभी शादी में लगभग 1.5 महीने का समय है, क्योंकि वो निश्चित भी नहीं थी जैसा मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा कि मैं शादी जो है चाची के पास रख के जा रही हूँ मशीन, और आप जो है वहां से उठा लीजिए। मैंने कहा अभी इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी मैं उठवा लूंगा जहां से भी। बोली नहीं, मैं दोबारा नहीं आ सकती। तो वो समय टल गया किस्मत से। लेकिन 1 महीने बाद लगभग 20-21 तारीख के आसपास ज्योति धनखड़ जी को वो चीज याद थी और उन्होंने वो सिलाई मशीन वहां पर पहुंचा दी। सिलाई मशीन पहुंचने के बाद मुझे ये मुश्किल हो गया कि अब मैं वो सिलाई मशीन किस शादी के लिए दूं, किसको दूं, कौन बेहद गरीब लड़की बनेगी। अब मुझे ये बात बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि इस पर मेरी जवाबदेही तैयार हो गई थी। अगर मैं सिलाई मशीन रखता हूं तो मुझे ये जवाब देना पड़ेगा वो सिलाई मशीन कहाँ गई। तो अब सिलसिला दूसरा शुरू हो जाता है सिलाई मशीन को जो है वहां तक पहुंचाने का। मैंने एक पड़ोस के गांव में, पहचान की जरूरत नहीं होती, किसी की भी इज्जत बेइज्जती या जो भी है वो जरूरी नहीं है, एक पड़ोस में ही गांव में एक लड़की को ढूंढा जिसकी जो है मदर एक्सपायर्ड थी और उनका जो है बिल्कुल ही सूटों में उनकी शादी हो रही थी, उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। जब मैंने उनसे बात की कि मैं आपको एक सिलाई मशीन पहुंचा देता हूँ, मैंने सोचा था कि मैं कुछ कन्यादान पहुंचा दूंगा और वो सिलाई मशीन पहुंचा देता हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ और सपोर्ट कर सकते हैं तो आप एक बेड पहुंचा दीजिए। फिर सिलसिला शुरू हुआ कि बेड जो है बनवाया जाए। अब मैंने सोचा कि मैं अकेला अगर बेड बनवाने लग गया या आगे बनवाने लग गया तो ये चीजें लंबी नहीं चल पाएंगी। लंबी चलने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। फिर मैंने वापस कमेंट्स देखे और उन लोगों को याद किया जिन्होंने 1100 रुपये या 500 रुपये या जो भी थे। उनमें से कुछ साथी जैसे डॉक्टर पंकज तोमर, कलकल, प्रदीप सिहाग, बोधराज चौहान जी, मास्टर जी, इन लोगों से संपर्क हुआ, मोनिका जौहर जी हिसार से, और इन लोगों ने भरपूर सहयोग किया, जो कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो इतना पैसा आ जाएगा, और वो काम चल गया। फिर मैंने जो है बेड के साथ सिलाई मशीन, प्रेस और पंखा, और फिर हमने जो है कुछ सूट भी इकट्ठा किए, क्योंकि अब मैं उस दलदल में घुस चुका था कि अब करना ही है तो इसको तो अच्छे से निपटाएं, आगे के आगे देखी जाएगी। और इस तरीके से उसमें लगभग मेरे जो लगने थे, मैंने 2100 रुपये का टारगेट किया था, वो मैंने 2100 रुपये लगा दिए, बाकी जो जहां से मिला वो मैंने लगा दिया।
साथ से खुद से ही जो है गाड़ी का तेल फूका या जो भी चीजें आप कहोगे मैंने वो लगाया। इस प्रकार से ये जो है नई चीज मेरे लिए अनुभव के तौर पर क्रिएट हो गई। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है जो आपके सामने ऑप्शन उपलब्ध है केड़े बंटवाने के लिए, समाज सेवा के लिए, कि आप उन्हीं ऑप्शनों में से एक चूज करें। अगर सभी का पैटर्न यही है, सभी पार्टियों का पैटर्न यही है ठगी का, तो आप नए आदमी को मजबूर कीजिए, वो चाहे गलती से हो जाए चाहे मजाक से हो जाए। यहां पर एक मजाक के साथ मेरे साथ हो गया, लेकिन मैं आपको चाहूंगा कि आप मजबूर करें जिस आदमी को आप ये सोचते हैं कि वो हमारा पैसा नहीं लेगा और वो इंटरेस्ट भी नहीं है, आप ऐसे आदमियों को ढूंढिए, उनको जिम्मेदारी सौंप दीजिए कि मुझे जो है 500 रुपये डोनेट करने ही है और मैं आपको देता हूं, पहुंचाना आपका काम है, आप कैसे पहुंचाओगे। तो मुझे विश्वास है या शायद आप भी लोग विश्वास करोगे कि ये पैसा ये जो है बिल्कुल ही बारीकियों के साथ बहुत ही अच्छी जगह पे, बहुत ही शानदार तरीके से, बिल्कुल सटीक जगह पे पहुंचेगा। तो इस प्रकार से ही मैं आपसे चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों को ढूंढकर मजबूर कीजिए कि आप जो है हमारा मार्गदर्शन करें और आप जो है आगे चलकर इन सुविधाओं को, इन समस्याओं को ढंग से निपटारा करें ताकि ये एक पैटर्न में हो। हाँ, अभी एक और बात मेरे सामने आई, वो ये थी कि मैंने अभी एक फोटो देखी जिसमें एक लड़का कोई भी हो शादी कर रहा था और उसने फोटो लगाई भगत सिंह और दादा छोटू राम की। तो ये भी वही बिल्कुल सेम कहानी आ गई कि केड़े बंटवाने हैं तो स्कॉर्पियो से क्या दिक्कत है, फॉर्च्यूनर से क्यों बंटवाने हैं। सेम वही दिक्कत यहाँ आ गई मेरे साथ कि कुछ लोग पहले जो है अंबेडकर जी की फोटो के साथ शादी करते थे, कर रहे हैं, कुछ लोग ईसाई की फोटो के साथ कर रहे हैं, कोई लोग किसी और देवी के साथ कर रहे हैं, कुछ भी, कोई किसी के फोटो के साथ तो किसी के। तो ये जो छोटू राम और भगत सिंह के साथ पिक्चर रख के, फोटो रख के शादी करना चाह रहे हैं, ये लोग कहना चाह रहे हैं कि अंबेडकर जी गलत हैं और भगत सिंह छोटू राम जी सही हैं। ये लोग कहना चाहते हैं कि ईसा मसीह गलत है और भगत सिंह छोटू राम जी सही हैं। तो भाइयों, मैं आपको बताऊं कि ये पिक्चर्स रख के फोटो रखना, फोटो रखकर शादी करना, यही गलत है मेरे मायने में। बाकी जो जो कर रहा है शायद इतनी जल्दी नहीं बदलेगा, लेकिन आप लोगों की परिस्थितियां मजबूर कर सकती हैं हर इंसान को बदलने के लिए, सोचने के लिए। सब कुछ हो सकता है इस देश में, बहुत कुछ हो सकता है और आप करोगे, होगा। आगे चलते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमें फोटो से दिक्कत भगत सिंह से भी है शादी करते वक्त रखने में, छोटू राम से भी है, अंबेडकर से भी है, ईसा मसीह से भी है। ये पैटर्न क्या चला रहे हो, इससे मैसेज क्या देना चाहते हो, मुझे नहीं समझ में आता। आप अपने जमीर को जागिए, आप उन कानून को, उस जमीर को, अपने व्यवहार को निखारिए कि आपकी शादी अच्छी चले। फोटो भगत सिंह की, अंबेडकर की, छोटू राम की फोटो रखने से आपकी शादी अच्छी नहीं चलने वाली। आपके ज्ञान से, आपके व्यवहार से, आपके जो भी एनवायरनमेंट है उसमें आप क्या दे रहे हो, क्या ले रहे हो, वहां से शादी चलनी है। भाई साहब, इससे शादी नहीं चलने वाली। कृपया करके इन प्रथाओं को मत बढ़ावा दीजिए। दूसरे को ब्लेम करके आप खुद राजनीति करना चाहते हो या आप दूसरे को गंदा करके आप खुद को अच्छा बताते हो, ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि ऐसी चीजों के लिए आप भी थोड़ा सा आवाज उठाएं, वो चाहे आप सोशल मीडिया पर हो, आप खुद नहीं बोल सकते तो मैं कहूंगा कि आप इन बातों को शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगे तो आप जरूर शेयर करें। थर्ड पॉइंट अब लग चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों, वहां बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर, मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो अपने अपने टैग के साथ अवेलेबल थे। अगर मैं कहूंगा कुछ टैग्स मैं बता देता हूं जो मैंने देखे। JSO, SFI, CPI, CPM, इनके झंडे आपको भी देखने को मिलेंगे। लाल लाल झंडे या SFI के डमरू या जो भी और कोई भी स्टूडेंट्स यूनियन है या कोई और है, सभी लोग अपने अपने झंडों के साथ अवेलेबल थे। अब इस झंडों को मैं ये कहता हूं कि ये जो झंडे हैं, अलग अलग जो बैनर हैं, ये बैनर आपके आंदोलन को तोड़ने के लिए और अपना चेहरा चमकाने के लिए हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको लगे तो आप शेयर करना, आप समझना इन चीजों को, जितना मैं बताऊं उस हिसाब से। और वीडियो लंबी होने वाली है बिल्कुल, और मैं कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो तभी सुनना, या इसके लिंक को सेव करके रखना, आप फुर्सत में इसको जरूर सुनना।
मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जरूरी है। अभी करते हैं टैग की बात। जैसे मैं कहूंगा कि जब तक आप चेहरों को चमकाएंगे, वो आपका मुद्दे पर हावी कभी भी नहीं हो सकती। वो चेहरे जो हैं वो नेता पैदा कर सकते हैं, परिस्थितियों को कभी नहीं बदलेंगे। ये लोग जो हैं ये आपके आंदोलन से अपने चेहरे को, अपने संगठन को, अपनी पार्टी को, उनको हाईलाइट कर रहे हैं, न कि ये मुद्दे को निपटाने के लिए आपके पास हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। जब दिल्ली में केजरीवाल जी जीते तो आप सभी को पता होगा, महसूस भी किया होगा, सबने जो भी कैप लगाई हुई थी या जो भी झंडा लिया हुआ था उस पर एक ही चीज लिखी हुई थी, मैं भी आम आदमी। वहां जो टैग था, वहां जो मुद्दा था वो था कि आम आदमी। मैं यहां भी आपसे कहना चाहूंगा कि आप लिखिए मैं भी किसान। आप अपने चेहरे को मत चमकाइए प्लीज, कृपया करके। इस किसान आंदोलन से एक जो आजादी की लड़ाई या यूं कहेंगे कि जो तानाशाही का जो रवैया है उसको तोड़ने के लिए ये एक मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पर एक अच्छा प्रयास जा रहा है, जो कि झुकेगा, जरूर झुकेगा अगर मैं कहूंगा, लेकिन तभी झुकेगा जब सब आदमी, हर आदमी लिखेगा मैं भी किसान। अगर आप लिखेंगे मैं जेएसओ, मैं सीपीआई, मैं एसएफआई, तो उन लोगों को भी पता है ये ऑलरेडी टूटे हुए हैं, अपने अपने चेहरे चमकाने के लिए ये आए हुए हैं, इनसे क्या होगा। उधर से जैसे इन्होंने लंबा प्लान बनाया हुआ है, उधर से वो लोग आपको तोड़ रहे हैं, शौक आपके पूरे करना चाह रहे हैं। आप मिनिमम संसाधनों के साथ, एक ही टैग के साथ प्लीज ये लड़ाई लड़िए और इस तानाशाही रवैये को खत्म करवाकर आजादी जीतिए। ये जंग आप जरूर जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। इसके साथ ही मैं एक और भी चीज कहना चाहूंगा, जो मुझे जैसे जैसे मैं घूमता हूं, आज भी मैं जो है 2 गांव में विजिट किया मैंने, बहु अकबरपुर और मदीना। मैं अपनी साइकिल पर आगे पीछे वही बोर्ड के साथ घूमता हूँ। जो साथी पढ़े अच्छा है, जो रुका अगर पूछे उसको बताऊंगा, जो ना पूछेगा उसको मेरी राम राम। लेकिन हम ज्यादा से किसी के साथ बहस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो है इतने अलग थलग हो चुके हैं, हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि लोग जो है आपको पिटते हुए देख सकते हैं, आपकी बहनों को छेड़ते हुए देख सकते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। तो समय ऐसा ही आ गया है। तो धीरे धीरे अगर लोग जुड़ेंगे, एकजुट होंगे, व्यवहार अच्छा क्रिएट होगा, समाज अच्छा बनेगा, तो हम बोलकर जबरदस्ती भी करना चाहेंगे। तो एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा, जो मैंने महसूस किया, टीकरी बॉर्डर पर बहुत से बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए हैं और हमारे जो नौजवान साथी हैं वो फोनों में ही घर के अंदर घुसे हुए हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, पबजी और पता नहीं टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या आया हुआ है, स्नैप वीडियो या क्या क्या जो भी हैं। देखिए, समाज में, इस देश में बीमारियां वैसे ही बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, हर घर में मरीज बैठे हैं, और ये जो बुजुर्ग वहां पर ठंड में या किसी और चीज में वहां पर बीमार होने जा रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा प्लीज आप जो है, जैसे हमारे पुराने समय में होता था या आज भी होता था, आपने महसूस किया होगा कोरोना के समय में लोगों को जो है बॉर्डर जैसे गांव की नाकाबंदी जो कह देते हैं, उस पर ड्यूटी लगाई गई थी कि आज 2 दिन आप रुकेंगे, अब 2 बंदे आप रुकोगे, इस तरीके से जो भी ड्यूटी लगाई गई थी। तो हरियाणा में लगभग 6800 से ज्यादा गांव हैं। मैं आपसे कहूंगा कि एक गांव में अगर 500,000 लोगों की भी जनसंख्या है, अगर आप 10 आदमियों को भी रोज लगाओगे तो वो 100 दिन तक चलेगी। और हर गांव से अगर 10-10 आदमी निकलेंगे तो आप 6800 गांवों से देख लीजिए, 60,000 लोग रोज जाएंगे। 60,000 लोग जो है सिर्फ हरियाणा से। अगर ज्यादा जा सकते हैं, जो खुद इच्छित है वो जाइए, जो आसपास वाले लोग हैं वो जाइए। इस प्रकार से मतलब हमें जो है चीजों को मैनेज करना होगा, सुव्यवस्थित करना होगा, वरना कोई ना कोई इसमें से भी एक आदमी निकलेगा, आंदोलन को दबा देगा, बैठ जाएगा, अपना चेहरा चमका जाएगा, कल को किसी और राजनीति में या किसी और परिस्थिति को बदल लेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, नौजवानों, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमें मोर्चा तैयार करके लड़ना सिखा रहे हैं। आगे आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन चीजों को समझना और इस मोर्चे को लड़ना सीख जाइए, वरना घर पर बैठकर इनबॉक्सों में, औरतों के इनबॉक्सों में घुसोगे, अपंग और नामर्द बन जाओगे। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, ना कभी लड़ पाओगे, ना कभी सुन पाओगे, ना कभी सोच पाओगे। बुद्धि इतनी कुशाग्र, इतनी मानसिक हो जाएगी कि आप कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं रहोगे।
जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ पोस्टें जो कमेंट किए, जो टोंट लगाए, वो भी कुछ बुद्धिजीवियों को समझ नहीं आए और वो उनको सीरियस लेते गए। जैसे कि एक बताता हूं, मैंने लिखा कि स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर वाले सिर्फ केड़े ही बांटेंगे या मेरी साइकिल को जो है रोहतक तक छोड़ भी आएंगे अगर किसी किसान की साइकिल खराब हो जाए। तो कुछ बुद्धिजीवियों ने कमेंट किया, साइकिल खराब हो गई भाई साहब, आप क्या हुआ, आप बस से चले जाइए, किसी को भेजा जाए। तो वो इस टोंट को भी नहीं समझ पाए। तो हमारी शिक्षा का स्तर जो है इतना गिर चुका है कि हम कुछ समझ सोचने लायक रहे नहीं। तो मैं कहता हूं, जो बुजुर्ग हमें तैयार कर रहे हैं, कृपया इनका साथ दीजिए, बुजुर्गों को घर बैठाइए। इमरजेंसी में बुजुर्ग आपसे आगे मिलेंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरी सोच है, ये मेरी समझ है, वो आपसे आगे मिलेंगे। लेकिन जो मेन लड़ाई है वो आप ही लड़िए, आप ही सीखिए, उसको समझिए और आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा जो आसपास के लोग हैं वो ज्यादा शामिल होइए। दूर के जो लोग हैं वो टुकड़ों में 10-10 हर गांव से जाकर एक एक दिन की संभालिए ड्यूटी। एक दिन अगर आपके 100 रुपए एक आदमी के खर्च हो जाएंगे तो ये आंदोलन जो है जीत जाएगा, तानाशाही पर जीत जाएगा। और हमें जो है आगे के लिए इन चीजों को एक रास्ता मिल जाएगा कि हमें आगे अगर कोई भी हमारे साथ परेशानी होगी, कल को कोई और समस्या आएगी, तो हम उसको कैसे जीत सकते हैं। अगला पॉइंट, जैसा कि मैं दिल्ली में घुसा, दिल्ली में गए, तो मैंने जो महसूस किया कि दिल्ली में लोग बिल्कुल ही असंवेदनशील हैं। उन लोगों को ये नहीं मतलब आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके पड़ोसी क्या कर रहे हैं। तो सिर्फ दिल्ली में मुझे जो महसूस हुआ, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि वो हरियाणा के लोग होंगे या पंजाब के लोग होंगे जिन्होंने मुझे कहा कि यू आर डूइंग ग्रेट, अच्छा कर रहे हैं, आप लगे रहिए। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो लोग घुस जाते हैं वो समाज से, वो परिस्थितियों से, हर चीज से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो यही कहूंगा कि जिस आदमी ने दिल्ली का रास्ता सोच लिया, दिल्ली जाने के लिए जो है प्लान बना लिया, आप उस पर मैं कहूंगा कि कांटा मार दीजिए। इस बात को मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, इसका एक ताल्लुकात जुड़ता है कि एक बंदा संसद में ट्रैक्टर लेकर गया था। मेरा सीधा सीधा जो टोंट है वो उसके लिए है कि दिल्ली में जाने के बाद संसद में ट्रैक्टर भी चल गया, सब कुछ चल गया, 5 साल के लिए वो राजा भी बन गए, लेकिन आज आपकी हालात, वही बंदा बोल भी नहीं रहा। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। और दिल्ली वाला रास्ता बिल्कुल ही खराब है। आप चाहे ट्रैक्टर से जाना, चाहे स्कॉर्पियो से जाना, चाहे एंडेवर से जाना, चाहे फॉर्च्यूनर से जाना या किसी और से जाना, ये रास्ते बिल्कुल ही खराब है। ये रास्ते, इन पे चलने वाले, ये लड्डू बांटने वाली चीजें, ये सब खराब है। अगर आपको जिंदगी संवारनी है, अगर आपको लंबा चलना है, तो मिनिमम संसाधनों के साथ, उपज बढ़ाने के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। बांटकर, तोड़कर, फ्री का बांटकर आप बिल्कुल भी लंबा नहीं चल पाएंगे। इंडिया गेट पर भी यही हुआ कि वहां पर जो है पुलिस वालों ने मुझे मना कर दिया वहां आसपास खड़े होने से, और मैं भी चुपचाप निकलना पड़ा, जो कि मजबूरी थी। तो मुझे जो वहां महसूस हुआ, ये हुआ कि इंडिया गेट किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। इंडिया गेट सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, किसी अंबानी अडानी की नहीं है या किसी और की नहीं है। जो भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, आप सार्वजनिक कुछ टैक्स पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो किसी को भी हक नहीं है आपको सार्वजनिक जगह पर नॉर्मल शांतिपूर्वक ढंग से खड़े होने से रोकने का। तो यही कहूंगा कि ये तानाशाही, ये व्यवस्था धीरे धीरे हमारे सब अधिकारों को खोसने जा रही है, छीनने जा रही है। ना आपको बोलने का मौका देगी, ना आपको खड़ा रहने का मौका देगी। तो इन चीजों को जवाब देने के लिए जो हमारे भाई बंधु, जो हमारे बुजुर्ग, चाचा भतीजा जो भी हैं, जो इस व्यवस्था में शामिल है, वो चाहे पुलिस वाले हों, मैं उनसे कहूंगा कि जैसा आप किसी और परिस्थितियों में आंखें बंद कर लेते हैं देखने के लिए कि ये हो रहा है, मैंने नहीं देखा और चीजें चली गई, उसी प्रकार से आप यहाँ भी, अगर आपकी मजबूरियां हैं, आपको कुछ ड्यूटी दी गई है, उसी चीज के पैसे दिए गए हैं, तो भी आप उसको इग्नोर करने का रास्ता ढूंढिए कि मैंने उसको नहीं देखा, वो क्या कर रहा था, और मैं उस टाइम पे किसी भी इमरजेंसी में था, मैं बाथरूम कर रहा था या कुछ भी कर रहा था, या हमारे पास दूसरा केस था। इस तरीके की चीजें आप अपनाइए और जो एक अच्छा माहौल बने उसको सपोर्ट कीजिए। वापसी में आते हुए बहादुरगढ़ का एक बेहद बुरा नजारा मुझे दिखा। वो ये दिखा कि हमारे आंदोलनकारी बहुत से लोग शराब पी रहे थे और दुकान पर बड़ी ही ज्यादा भीड़ लगी थी।
तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये आंदोलन कोई फंक्शन नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये एक लड़ाई है, ये एक गरीब की या जो एक तानाशाही की या एक मतलब जो एक यूँ कहेंगे कि हमारे बेहद अंधेरे के जो भविष्य की उसकी लड़ाई है। तो आप इसको एंजॉय ना करके, इसको फंक्शन ना बना करके, आप इसको एक अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से इस लड़ाई को जीतने में हमारा सहयोग करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं ये जो शराबबंदी है या और चीज़ें हैं, ये शराबें हमारे परिवारों का नुकसान कर रही हैं, तो आंदोलन का तो बिल्कुल ही करेंगी और फिर ऑटोमेटिक हो जाता है। जरूरी नहीं है आप दिल के अच्छे हो, मन के अच्छे हो, लेकिन शराब पीने के बाद आप अपना आपा खो सकते हो और आप परिस्थिति को बदल सकते हो सकता है कि कहा सुनी हो जाए और वो आंदोलन, वो जो लय बनी हुई है वो टूट जाए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये फंक्शन, इसको फंक्शन ना करके, एंजॉय ना करके, केले ना बांट करके, शराब ना पी करके इस आंदोलन को अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से सफल बनाने में सहयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको कहूँगा, बताना चाहूँगा, मुझे जो महसूस होते हो मैं चलता रहूँ। वीडियो अब भी लंबी हो रही है पर प्लीज़ सुनना, अगर अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। चेहरों वाली अब बातें आती हैं। आप फोगाट को जानते होंगे, सब समझ जाओगे, इशारा ही काफ़ी है। जो लोग एक पार्टी की, एक बंदे की, एक नेता की, एक व्यवस्था की बुराई करके, वो जब सत्ता में जब उसको पैसे मिलने लग जाते हैं, उसके शौक पूरे होने लग जाते हैं, उनको वो फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। आप सभी जो है जो पिछले इस्पात मंत्री रहे हमारे, आप सभी उनको भी जानते होंगे। 70 साल कांग्रेस में खो दी, लेकिन आज वो दूसरी पार्टी के गुण गा रहे हैं। इसी प्रकार हमारे आसपास के एमएलए हैं, मैं आपको कहूँगा 5 साल एक सरकार से खूब पैसा कमाया, कोई भी मैं कहूँगा ठेकेदारी करके, कोई टेंडर लेकर के या शराब के माध्यम से या किसी और माध्यम से, किसी से भी उन्होंने खूब पैसा किया। पार्टी से टिकट नहीं मिली, निर्दलीय लड़ गए, निर्दलीय लड़के भगवान ने उनको जिता दिया, लोगों ने उनको जिता दिया। जैसे भी करके जितवाने के बाद मैं पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा, मैं भी इसको बिल्कुल भी नहीं दूंगा और वापस उसी पार्टी में चले गए। आज फिर मतलब ये जो अदला बदली है, ये जनता को समझ नहीं आती। जनता अपने परिवार की जो समस्याएं हैं उनमें ही इतनी बिजी है कि वो इन चीज़ों को बहुत ही जल्दी भूल जाती है कि उनको ये साथ क्या हुआ। आप सभी जानते हैं सुश्री चौटाला जी, श्रीमती चौटाला जी, वीडियो देखी होगी आपने, उन्होंने कहा था कि हम किसी को भी समर्थन दें, ये बाद की बात है, लेकिन ये जरूर कसम खाते हैं, ये जरूर कहते हैं कि हम बीजेपी को समर्थन बिल्कुल नहीं देंगे। और आज उनकी हालात क्या है, वो सरकार में भी हैं, वो कोरोना समय में दारू के ठेकों पर भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। मतलब संसद में ट्रैक्टर, वादे पर वादे, ठेके पर ठेके, किसानों पर गोलियां, किसानों पर वाटर कैनन। ये गोलियां तो नहीं चली, किसानों पर वाटर कैनन चल रही हैं, बौछारें चल रही हैं, रोड तोड़े जा रहे हैं। ये आदमी किस हद तक आपके साथ जाएंगे ये मैं नहीं समझा पाऊंगा। अगर आप सोचेंगे तो आप जरूर समझ जाएंगे। तो यही रास्ते एक लेवल पर चेंज हो जाते हैं। आज जो लोग स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, वो कल संसद के ट्रैक्टर के लिए भी शौक पाड़ेंगे। वो लोग कल जो संसद में ट्रैक्टर पर घूम रहे हैं, वो लोग हवाई जहाजों का भी शौक पाड़ेंगे। और उनके पास जब आप उनको मौका दे देते हो तो फिर उनके पास ऑप्शन हो जाता है, वो आपको इतना कमजोर बना देते हैं कि आप वोटों को बेच देते हो, आप सब कुछ बेच देते हो। तो इन समाज सेवियों को भी मैं कहूँगा कि सिर्फ केले बांटने से आप इतनी जल्दी नेता नहीं बनोगे। नेता बनने के लिए आपको बसें भी चलवानी पड़ सकती हैं। नेता बनने के लिए आपको 6-6 साल तक हर रक्षाबंधन पर हर पूरे गांव की लड़कियों को जितने भी आएंगी उनको 2-2 हज़ार के नोट भी देने पड़ सकते हैं। भाई इतनी आसान नहीं है। एक पुराने क्रांतिकारी हैं, आप सभी जानते होंगे, नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि पर्सनल मैटर है, ये इश्यूज है, वो बेकार में कहीं और इशू बने, कोई कोर्ट का मैटर बने, इसलिए। एक पुराने क्रांतिकारी हैं, उन्होंने एक MP का इलेक्शन लड़ा, बोल भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, मन भी हो सकता है अच्छा हो,
लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं लगता होगा कि जब वो बंदा कुछ काम नहीं करता तो सिर्फ अकेले खेती से तो लोगों के घर भी नहीं पड़ते। और वो जब मान लिया इन चीज़ों पर पहुंच कर वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है तो उनको सिर्फ 3300 वोट आई थी, जो कि एमपी के इलेक्शन में 7-7 लाख आनी चाहिए थी। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अच्छा है जहां आप इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही मैं ये कहूंगा कि आप दूसरी तरफ जो पहले से प्लान्ड है वे उनसे भी बड़े मगरमच्छ हैं, उनसे तो बेटर ये हैं। लेकिन ये भी जो लोग हैं ये भी उसी पैटर्न पर चल रहे हैं, ये बदल जाएंगे। लेकिन वर्तमान समय में यही कहूंगा उनसे बेटर ये हैं, तो उनसे तो अच्छा आप इनको मौका दीजिए। और इनसे भी अच्छा अगर आप किसी को ढूंढ कर ला सकते हैं, मजबूर करके ला सकते हैं, तो आप उसको कीजिए। क्योंकि ये शक्लें बदल जाती हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेवल बदल जाते हैं, लेकिन हमारी कार्य प्रणाली, हमारे मुद्दे नहीं जीत पाते और सब चीजें यूं की यूं ही चलती जाती हैं। अब खत्म करें, बहुत लंबी होगी। आप सभी से यही कहूंगा, ये मेरा एक अच्छा अनुभव रहा और धीरे धीरे बहुत सी बातें बताते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। अगर अच्छी लगेंगी आप रिप्लाई करेंगे तो हम और भी चीज़ों पर धीरे धीरे ज़रूर बात करेंगे। मैं कहूँगा कि आपको जो जिंदगी जीनी है वो मिनिमम संसाधनों के साथ, मानवता की भलाई के साथ, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि मेरे पास जहाज आ जाए बाकी सब ऐसी तैसी कराए, मेरे पास गाड़ी है मैं गाड़ी से जाम लगवाऊंगा सारा शहर चाहिए यूं ही घूमता रहे। इन चीज़ों को इन चीज़ों के प्रति आपको बेहद संवेदनशील होना पड़ेगा। आपको अपनी कुछ इच्छाओं को कमजोर करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मैं अगर एक छोटी सी बात करूं, मेरी बता देता हूं। जैसे मैं साइकिल पर वहां तक गया तो कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स नहीं आए कि भाई आपने इतनी मेहनत की किसानों के लिए, हमारे लोकल आदमियों की नहीं आई। हालांकि बहादुरगढ़ में जो पंजाब के लोग थे उन्होंने मुझे बहुत ही प्रेज किया, बहुत ही सराहनीय कहा। उन्होंने बहुत सी फोटोएं ली कि भाई साहब हम आपके साथ फोटो लेंगे, हमें बहुत अच्छा डायलॉग लगा, आपकी मेहनत लगी, आपका यूनिक तरीका लगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर एक बंदा रोहतक से इंडिया गेट तक आना और जाना साइकिल पर कर देता है, और वो भी सरकारी कर्मचारी होते हुए जिसके पास गाड़ी हो, उसके बावजूद वो किसानों के लिए एक मैसेज लेकर इतनी दूर तक जाए, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार ये तो कह ही देना चाहिए कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप अच्छा कर रहे हैं। और हमसे अगर आपकी कोई मदद हो उसके, या हम आपको कहीं बातचीत हो उसके, हम कंटिन्यू टच में रहें। कभी आपको हमारे कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत हो, हमें आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत हो, तो हम आपस में साझा करें। और जब तक आप अच्छे लोगों को, यूं कहूँगा कि नहीं ढूंढोगे, नहीं बात करोगे, नहीं मौका दोगे, तो ये लोग शक्लें बदल बदल कर, वो चाहे स्कॉर्पियो से केड़े बांटना, फॉर्च्यूनर से केड़े बांटना, ट्रैक्टर से संसद जाना, ट्रैक्टर से केड़े बांटना, ये सब चीज़ें मुद्दे पर कभी भी हावी नहीं हो पाएंगी। अभी किसानों के लिए मैं यही संदेश दूंगा अंतिम, कि जो भी लोग आपके लिए राह राही करके आए, बीच बचाव करने के लिए आए, वो कोई भी हो सकता है, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। और हो सकता है इसके लिए आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि आपने सांप के गले पर पैर रख दिया है। अगर अब आप सांप को नहीं मारोगे तो ये आपको डसेगा, बिल्कुल डसेगा। तो आपको जो है इस सांप को कुचलना ही है हर हालात में। और ये लोग आपके बीच में खुद के आदमियों को भेजेंगे, उसके लिए उपद्रव करवाने की भी कोशिश कर सकते हैं। बाकी जो भी काम हो सकते हैं इनसे ये जरूर करेंगे। तो आप जो भी लोग उस आंदोलन में शामिल हैं, ऐसे लोगों को पहचानें और पहले ही दूर रखें। बेटर रहेगा कि आप इस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से करें, कोई दिक्कत नहीं। जब आप ज्यादा संख्या में हो जाएंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ बैठे रहेंगे तो भी आपकी मांगे मानी जाएंगी। और उपद्रव तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप करेंगे तो भी वो हर्जाने आप लोगों से ही, हमारे जैसे लोगों से ही, वो चाहे टैक्स के रूप में, पेट्रोल के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, या किसी भी चीज़ में, वो हमसे ही लिए जाने हैं। ये आप बिल्कुल भूल जाना कि उन उपद्रवों से की गई जो भी क्षतिपूर्ति होगी वो जो है कस्सी चलाकर पूरी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बिल्कुल लास्ट चीज़ और कह देता हूँ, जो बिल्कुल आते आते हुई बहादुरगढ़ से जैसे रोहतक की तरफ आ रहा था,
तो स्ट्रीट रोड पर स्ट्रीट लाइटें भी नहीं जल रही थी। समय था लगभग 6:30 बजे का, जिसमें जो है अंधेरा हो चुका था। मैं ये कहूँगा कि आप सड़कों पर स्ट्रीट लाइट नहीं जलवा सकते, आप रोड टैक्स लेते हो, आप टोल टैक्स लेते हो, किस लिए लेते हो भाई? आप हर चीज पर, पेट्रोल पर टैक्स लेते हो, किस लिए लेते हो? आप सड़कों पर ट्रैफिक लाइट से या स्ट्रीट लाइटें भी उपलब्ध नहीं करवा सकते। लोगों के एक्सीडेंट, लोगों की जानों के साथ खेलोगे। तो मैं आप जनता से एक उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी से जागरूक हों, आप जल्दी से इन चीजों को समझने की कोशिश करें। और बल्कि अभी अभी एक और चीज याद आ गई, बहुत ही अच्छी, सोशल मीडिया का प्रचार। अब तो मैं जरूर कहूंगा सोशल मीडिया का प्रचार। जो कुछ लोग ऐसे अनभक्त बने हुए हैं कि अगर हमारे खच्चर साहब, छोटे खच्चर साहब, बड़े खच्चर साहब अगर यूं करके भी खड़े हो गए तो उस फोटो को भी बिना किसी कैप्शन के, बिना किसी चीज के, वो जो लोग हैं, जो उनकी टीम है, जो अंधभक्त हैं, जो उनके जो भी हैं पैरामीटर्स, वो लोग उन फोटो को भी लाखों में लाइक, हजारों में शेयरिंग और हजारों ग्रुपों में शेयरिंग दे देते हैं। ऐसे कुछ जो नए समाज सेवियों की हकीकत है वो भी कुछ ऐसी ही है कि वो सिर्फ फोटो खींचते हैं यूं करके, और वो फोटो जो है इतने ग्रुपों में शेयर कर देते हैं। मैं कुछ ग्रुप में एडमिन हूं या कुछ ग्रुपों में मॉडरेटर हूं, तो मैं देखता हूं कि वो बिना किसी कैप्शन के, बिना किसी चीज के गाड़ी के साथ फोटो खींचा और उसको ही ग्रुपों में शेयर कर दिया। भाई साहब, ऐसे अनभक्तों, प्लीज, आप खुद नहीं जीना चाहते तो हमें तो जीने दीजिए। ये जो चेहरे हैं, ये जो इस तरीके के जो आदमी हैं, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। जिनकी जो पब्लिसिटी की जा रही है वो भी, और जो पब्लिसिटी कर रहे हैं वो भी, क्योंकि इन सब की हकीकत अगर मैं कहूं, फोगाट, जिनको आपने लाखों लाइक दिए, आज भी कुछ वक्त उनके देंगे, आज भी जो भी हमारे नेता हैं, जो भी जिस भी पार्टी का, उसको देंगे, वो दे रहे हैं, लाखों शेयर दे रहे हैं, लाखों लाइक दे रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा कम से कम आपके सामने आ तो चुका है। आज फोगाट का, दूसरी फोगाट का, तीसरी फोगाट का, चौथी फोगाट का, या किसी और मंत्री का, अंतरी का, पंतरी का, जिनका भी है, सबकी सच्चाइयां आपके सामने आ रही हैं, सबको आपको दिख रही हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आप मुद्दों को शेयर करें, किसी भी चेहरे को ना करें। जो भी काम है, कोई समाज सेवी कुछ भी काम कर रहा है तो उस काम को महत्व दीजिए। अगर मैं आपको कहूं, बुरा लगे अच्छा लगे पता नहीं, कोई भी समाज सेवी अगर केले बांट रहा है तो वो केले बांटना, मुझे नहीं लगता कोई मुद्दा है। या कोई समाज सेवी कुछ और दे रहा है या कुछ भी कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई मुद्दा है। अगर कोई मुद्दे पर काम कर रहा है कोई भी समाज सेवी, तो मैं कहूंगा उस मुद्दे को सपोर्ट करे। समाज सेवी चेहरे की जरूरत नहीं है, जो भी करेगा वो जीत जाएगा, कोई बात ही नहीं। जिसकी भी लड़ाई है वो जीतेगा। अगर कुश्ती गेम है तो जिसमें ताकत होगी वो जीत जाएगा, और जीतने वाले का चेहरा चमक जाएगा। तो आपको चेहरे पर फोकस ना करके आपको कुश्ती पर फोकस करना है कि गेम की लड़ाई क्या है। जो जीतेगा वो चेहरा होगा, वो सिकंदर होगा। इससे बड़े बड़े अच्छे एग्जाम्पल शायद मैं नहीं दे पाऊं, और वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी, लेकिन सुनने लायक थी। और रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर करें, ताकि मुझे लगता है कि समाज में कुछ परिवर्तन हो, जल्दी से हो। धन्यवाद। जय हिंद।